हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम करें नेक्स्ट चैप्टर, भारत में राजनीतिक दल। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रीय शासन है। लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त राजनीतिक दलों का होना है। राजनीतिक दलों के बिना लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल सकती। माइकवर के अनुसार जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका होती है। अतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। राजनीतिक दल ही जनता का मत प्राप्त कर सरकार का गठन करते हैं। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन है जो सैद्धांतिक रूप से एकमत होते हैं तथा सामूहिक नेतृत्व द्वारा चुनावों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में दलीय पद्धति का विकास उसके राजनीतिक इतिहास तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में ही होता है। यही कारण है कि एक जैसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के बावजूद विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न दलीय प्रणाली एवं पद्धतियों का विकास हुआ है। भारतीय दलीय व्यवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, जिसका वर्णन निम्न रूप में किया जा सकता है। भारत में बहुदलीय पद्धति का अस्तित्व रहा है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर अनेक राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती रही है, पर लंबे समय तक भारत में एक दल का प्रभुत्व रहा और विरोधी दल दबाव समूहों से अधिक की भूमिका निभा नहीं सके। 1967 से पूर्व केंद्र तथा राज्यों में कांग्रेस की प्रधानता रही। भारतीय दलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता इसमें उभरती अवसरवादिता की प्रवृत्ति है, जो पिछले कुछ वर्षों में उग्र रूप धारण कर चुकी है। एक ही दल की राष्ट्रीय और राज्य शाखाएं प्रतिकूल दिशाओं में चलती रही हैं और ऐसे गुटों व तत्वों से हाथ मिलाती रही हैं जो विचारधारा और नीति के स्तर पर भिन्न रहे हैं। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। एक वह गुट जो सत्ता में होता है और दूसरा असंतुष्ट गुट। इन गुटों में मतभेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी कभी निर्वाचन में एक गुट द्वारा समर्थित उम्मीदवार को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव भी पाया जाता है। इसी कारण वे जनता के सम्मुख स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। भारत एक विशाल देश है। इसके विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं भी अलग अलग हैं। अतः स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों का गठन भी होता जाता है। प्रत्येक राज्य में ऐसे राजनीतिक दलों की बहुलता है। भारतीय दलीय प्रणाली की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ संगठित विरोधी दल का अभाव रहा है। बिना संगठित विरोधी दल के प्रजातंत्र तानाशाही अधिक खतरनाक हो सकता है। भारतीय राजनीति की एक अन्य विशेषता दल बदल की प्रवृत्ति रही है। यह प्रवृत्ति 1967 से 1970 के वर्षों में बड़ी ही भीषण रूप देखी गई। पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में विशेष रूप से यह प्रवृत्ति देखी गई। इस दल बदल प्रवृत्ति के कारण 1976 के पश्चात अनेक क्षेत्रीय सरकारों का पतन हुआ। भारतीय दलीय प्रणाली की एक विशेषता सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व है। भारत में मुस्लिम लीग, रिपब्लिकन पार्टी, हिंदू महासभा, मजलिस ए मुशावरत, अकाली दल, शिवसेना आदि जैसे अनेक सांप्रदायिक दल विद्यमान हैं। भारतीय राजनीतिक दल व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित हैं। इन व्यक्तियों के आधार पर राजनीतिक दलों के बिगड़ने और बनने का क्रम चलता रहा है। प्रत्येक दल में एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी स्थिति दल में सर्वोच्च होती है। वे ही दल के वास्तविक कर्ता धर्ता होते हैं। 1951 से 1964 तक श्री जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस में यह स्थिति प्राप्त थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस स्थिति को प्राप्त किया। इसी प्रकार की स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा में रही है। भारतीय राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन दलों का आंतरिक ढांचा पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। राजनीतिक दलों के अपने संगठनात्मक चुनाव वर्षों तक नहीं होते। बहुदलीय प्रणाली तार्किक दृष्टि से यह बहुत अधिक मुक्त और लोकतांत्रिक प्रणाली है। बहुदलीय व्यवस्था बहुत लचीली और सामंजस्यपूर्ण होती है। इसमें विभिन्न हितों, दृष्टिकोणों और मतांबलियों को स्वतंत्र रूप से परस्पर वाद विवाद, बहस और अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। इस अव्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए अनेक विकल्प होते हैं तथा उसे पूरी छूट होती है जिसमें से वह अपने विवेक के अनुसार प्रतिनिधि का चुनाव करता है। बहुदलीय व्यवस्था सिद्धांत रूप में बहुत अच्छी व्यवस्था है, किंतु इसके व्यावहारिक प्रयोग से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला दोष साझा सरकार में संबद्धता की कमी है, जिससे सरकार का स्थायित्व संदिग्ध बना रहता है। साझा सरकार जोड़ तोड़ की सरकार होती है, जिसके सदस्य विविध दलों से आते हैं, इसलिए सभी दल के सदस्य अपने अपने हित के लिए खींचातानी करते रहते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार अल्पकालिक होती है
इसमें सरकार की स्थिरता और निरंतरता अत्यंत कमजोर होती है। यद्यपि कुछ यूरोपीय देशों में बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत साझा सरकारें स्थायी और सफल साबित हुई हैं। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, संघीय जर्मन गणराज्य इसके अच्छे उदाहरण हैं। इस व्यवस्था में जनता, नागरिकों को राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक संस्कृति और दलों की क्षमता तथा आम सहमति के लिए निर्वाचकों की जागृति का गहरा और निर्णायक प्रभाव होता है। राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्य। प्रतिनिधि सरकार और प्रतिनिधि विधायिका में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। राजनीतिक दल नागरिकों तथा सरकार तथा निर्वाचकों और प्रतिनिधि विधायिकाओं के बीच की कड़ी है। राजनीतिक व्यवस्था में ये दल विचारों, सुझावों और सामाजिक आवश्यकता और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अभिगमन के प्रचारक का कार्य करते हैं। वे अपने राजनीतिक कुछ आदर्श और विचारधारा निर्मित करते हैं तथा सुनिश्चित राजनीतिक मूल्यों का विकास करते हैं। उनसे नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने की आशा की जाती है। राजनीतिक दल नागरिकों को उनकी सामाजिक समस्याओं से अवगत कराते हैं तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक भागीदारी और निर्वाचन के लिए प्रेरित करते हैं। राजनीतिक दल ही प्रतिनिधि विधायिका के संचालन के लिए नागरिकों के बीच से सक्रिय कार्यकर्ता नियुक्त करते हैं तथा उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में प्रशिक्षित कर कुशल नेतृत्व के योग्य बनाते हैं। राजनीतिक दलों के बीच प्रशिक्षित व्यक्ति ही स्थानीय निकायों से लेकर राज्य विधानसभा, संसद और कार्यपालिका, सरकारी मंत्रालय इत्यादि का संचालन करते हैं। संगठित दल निर्वाचन के द्वारा राजनीतिक सत्ता पर अधिकार जमाते हैं। राजनीतिक दल ही राजनीतिक सत्ता के वाहक हैं। जनता, दल और सत्ता लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन निर्णायक घटक हैं। राजनीतिक दलों को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। उनका एक प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हित के समान उद्देश्यों पर अनेक खंडों में बटे समाज, जातीय, धार्मिक, भाषाई और प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय आधार पर विभाजित समाज को एकजुट करना और जनता के प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके सरकार बनाना। राजनीतिक दल नागरिकों की मांगें और उनके हितों को समन्वित भी करते हैं तथा सामान्य रूप से उनकी स्वीकृति के लिए प्रयास करते हैं। विपक्ष की भूमिका। संसद में विपक्ष की उपस्थिति संसदीय लोकतंत्र की विशिष्ट गुण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दल एक आवश्यक अंग है। एक व्यापक दार्शनिक संकल्पना के अनुसार अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था वह है जिसमें व्यक्तिगत, सामूहिक और संस्थानिक असहमति प्रकट करने की छूट होती है। संसदीय लोकतंत्र में एक निर्वाचित सरकार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि एक निर्वाचित विपक्ष की। एक अच्छा विपक्ष सरकार की अखंडता और ईमानदारी में कमी, देशद्रोह, नैतिक विचलन, असफलता, कमजोरी और गलतियों को प्रकाश में ला सकता है या उसे प्रकाश में लाना चाहिए, क्योंकि सत्ता की प्रवृत्ति भ्रष्टाचार की ओर अभिमुख होती है। यदि सरकार पर्याप्त नियंत्रण के बिना लंबी अवधि तक कार्य करती रहेगी तो वह भ्रष्टाचार की खाई में गिरती जाएगी। विपक्षी दल सरकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हैं और उस पर निरंतर नियंत्रण रखते हैं। वे सत्ता दल के अतिक्रमण, भूले कार्याधिकार के दुरुपयोग की कार्यवाहियों की आलोचना करके सरकार के कार्यों को संतुलित और नियंत्रित करते हैं। वे किसी भी सरकार के लिए आवश्यक दोष निवारक की भांति कार्य करते हैं। एक मजबूत विपक्ष नीतियों, विधायी कार्यवाहियों, हितकार विधायकों और सरकार के अनुचित व्यय का अनुमोदन करने से इनकार करने के लिए समर्थ होता है। A.L. लॉवल ने ठीक ही कहा है कि एक मान्यता प्राप्त विपक्ष के निरंतर दबाव से तानाशाही में अवरोध पैदा होता है। विपक्ष निरंकुश तंत्र के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक कवच है। यह केवल तानाशाह के विरुद्ध ही रक्षात्मक नियंत्रण नहीं है, बल्कि मतांतर हुकूमत के भी विरुद्ध है। किंतु लोकतंत्र में विपक्ष का एकमात्र कार्य सत्ता दल का बहिष्कार करना हो जाता है। संसदीय व्यवस्था में यह विशेषतया संसद के अंतर्गत संसदीय लोकतांत्रिक माध्यमों के द्वारा किया जाना चाहिए। उत्तरदायी और सकारात्मक दृष्टि से रखने वाले विपक्ष सरकार पर सतर्कता के साथ कड़ी निगाह रखते हैं। उन्हें सरकार का विरोध तो करना चाहिए, किंतु उसके कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। वे निसंदेह सरकार की आलोचना कर सकते हैं, किंतु प्रशासनिक कार्यों को उन्हें ठप नहीं करना चाहिए। संसदीय व्यवस्था के विपक्ष के लिए उतनी ही सीमाएं हैं जितनी कि सरकारी क्रियाकलापों की। लोकतंत्र में विपक्ष और सरकार को परस्पर सहयोग के ढांचे में काम करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें सरकार विचार विमर्श तथा विश्वास, उदारता और आम सहमति से कार्य करती है। सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों को ही गैर संवैधानिक विधियों का अतिक्रमण से बचने की जरूरत चाहिए। उन्हें व्यवस्था के स्थायित्व और व्यापक जनहित के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता इस बात में नहीं कि सत्ताधारी दल को कितना जन समर्थन प्राप्त है, बल्कि इस बात में है कि विपक्ष कितनी प्रभावी एवं सशक्त भूमिका में है। एक जिम्मेदार विपक्ष सत्ता पक्ष पर प्रभावी नियंत्रण रख सकता है।
दल बदल विरोधी अधिनियम। दल बदल भारतीय दलीय व्यवस्था का एक अशुभ लक्षण है। इस पर रोक लगाने के लिए 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया तथा एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न हैं। निम्न परिस्थितियों में संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह स्वेच्छा से अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है, यदि वह अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है, यदि निर्दलीय के रूप में निर्वाचित कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, किसी राजनीतिक दल के विघटन पर सदस्यता समाप्त नहीं होगी, अर्थात यदि मूल पार्टी के 1/3 सांसद या विधायक पार्टी छोड़ देते हैं तो इससे उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार विलय की स्थिति में यदि पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य विलय की पुष्टि कर देते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। दल बदल से संबंधित किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होगा और किसी न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। सदन में अध्यक्ष को इस विधेयक को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 और दल बदल, इसके अंतर्गत केवल संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता दी गई। अन्य परिस्थितियों में दल बदल को अवैध माना जाएगा। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि दल बदल करने वाले सदस्यों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मंत्रियों की संख्या निम्न सदन की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। फिर आ जाते हैं क्षेत्रीय दल। अधिकांश क्षेत्रीय दल स्थायी, महत्वपूर्ण और प्रभावी राजनीतिक संगठन के रूप में उभरे हैं और उन्हें व्यापक निर्वाचन आधार प्राप्त हुआ है। भारत की संघीय लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में क्षेत्रीय और स्थानीय दल सतत प्रासंगिक रहे हैं तथा विशेष रूप से कुछ प्रभावशाली सामाजिक और आर्थिक हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से अधिकांश दलों के सांगठनिक ढांचे और उनकी भूमिका दोनों ही दबाव और हित समूह के चरित्र एवं और प्रवृत्ति के समान है। राष्ट्रीय दलों की तुलना में इनका प्रभाव बढ़ता घटता रहता है। राज्य सरकार के गठन में अनेक क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय हितों के साथ मिलकर संविद भूमिका निभाते हैं। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल स्थायी और प्रमुख राजनीतिक संगठन बन गए हैं। क्षेत्रीय दलों के उभरने के कारण विकास की रणनीति की खामियां। आज़ादी के बाद भारत में विकास की जो रणनीति अपनाई गई उसमें कुछ क्षेत्र स्वाभाविक रूप से पीछे छूट गए। हालांकि इसके पीछे संसाधनों की कमी भी एक प्रमुख कारण था, परंतु इससे राजनीतिक भविष्य तलाश रहे कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक चमकाने का मौका मिल गया। जातीय राजनीति। भारत में सार्वभौम मताधिकार के लागू किए जाने के फलस्वरूप जाति एवं जातीय समूह का राजनीतिक महत्व अचानक बढ़ गया। परंपरागत सामाजिक ढांचे में जो जातियां हाशिए पर थीं, अब उन्होंने राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से अपनी हैसियत बढ़ानी चाहिए, इसलिए जातीय आधार वाली पार्टियां अस्तित्व में आ गईं। जो जातियां पहले पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय पार्टियों को वोट देती थीं, अब उनका झुकाव भी अपनी जाति वाली पार्टी की ओर बढ़ा। कांग्रेस के नेतृत्व की कमियां। आरंभ में कांग्रेस एक व्यापक विचारधारा वाली पार्टी के रूप में काम करती थी, जिसमें उदारवादी भी होते थे और उग्रपंथी थी, राष्ट्रवादी भी होते थे और समाजवादी भी। पर धीरे धीरे कांग्रेसी नेतृत्व एक दायरे में सिमट गया। नेतृत्व से अलग विचार रखने वाले लोग एक तरह से हाशिए पर डाल दिए गए। आपसी सहमति की बजाय आला कमान का निर्देश सर्वोपरि हो गया। इसके कारण कांग्रेसी नेतृत्व से अलग विचार रखने वाले लोगों ने अपने राजनीतिक भविष्य की अनिश्चितता एवं अपेक्षा के कारण या तो दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया या किसी अलग पार्टी का गठन कर लिया। आज कई राज्यों में ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका शीर्ष नेतृत्व कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का प्रभावी स्थापना नहीं बन सकी। जिस तेजी के साथ कांग्रेस का अवसान हुआ, उसी तेजी के साथ भाजपा ने अपने जनाधार का विस्तार नहीं किया। अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण भाजपा सभी समुदायों को अपने साथ लाने में विफल रही। यही कारण है कि कांग्रेस का परंपरागत जनाधार अन्य पार्टियों की ओर खिसक गया। भारत की बहुदलीय प्रणाली के कारण वोट कई दलों में बढ़ जाते हैं। ऐसे में कोई दल अकेले दम पर बहुमत में नहीं आ सका। जिन पार्टियों ने कम वोट हासिल किए उन्हें क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया। क्षेत्रीय दलों के सकारात्मक पक्ष। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित विकास की राजनीति इनका सबल पक्ष है।
क्षेत्रीय दल राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने में सहायक होते हैं। इन दलों ने बेहतर शासन एवं बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया है। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय असंतोष की अभिव्यक्ति के जरिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करते हैं। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के लिए जनता तक पहुंचने में प्रभावी माध्यम बनकर सामने आए हैं। क्षेत्रीय दलों के नकारात्मक पक्ष: क्षेत्रीय दल स्थानीय मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी राष्ट्रीय सोच विकसित करने में असफल रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर शासन के संदर्भ में इनकी क्षमता एवं गुणवत्ता संदेहास्पद है। अधिकांश क्षेत्रीय दल जाति आधारित राजनीति करते रहे हैं। इनकी प्राथमिकता अपने पक्ष में जातीय समीकरणों को मजबूत करने की रही है। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनके द्वारा विकास की कीमत पर परिवार और वंशवाद को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन ये नकारात्मक तत्व क्षेत्रीय दलों तक सीमित नहीं है। इसकी गिरफ्त में राष्ट्रीय दल भी आ गए हैं, इसलिए इन्हें प्रमुखता प्रदान कर इनकी सकारात्मक भूमिका की अनदेखी उचित नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।